आज का शानदार टॉपिक आप लोग याद रखिए। क्लास के सभी छात्र छात्रा एवं इंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई सारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए रेनबो क्लासेस चैनल पर आप लोग को हम स्वागत कर रहे हैं। और प्रश्न है सबके लिए, क्या है प्रश्न? वीर्य का वर्णन करें। हाँ, आपने सही समझा। पुरुषों के नर जनन तंत्र से तैयार होने वाले गढ़ा लसलसा तरल पदार्थ को वीर्य ही कहते हैं, सेमेन ही कहते हैं। हाँ, सही समझा। तरल पदार्थ, वो भी गढ़ा लसलसा चिपचिपा विशेष गंध वाला, अंडाणु को भेदने वाला, निषेचन की क्रिया करने वाला और अगला पीढ़ी को जन्म देने वाला, ऐसे तरल पदार्थ का नाम वीर्य ही है। वो क्या होती है? एक सफल पुरुष, हाँ सफल पुरुष जो जनन की क्रिया में सफल होते हैं वो 3 से 4 ml शुक्राणु बनाते हैं। बात सही आपने सुना। जिसकी pH वैल्यू भी ना आप जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा, अम्ल नहीं है, क्षार है। क्योंकि 7.3 से लेकर 7.5 इसकी pH मान है। 3 से 4 ml एक स्वच्छ और स्वस्थ पुरुष सेमेन बनाते हैं। और सेमेन में जो तरलता है वह सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। एक नंबर भी आप क्लियर करते जाओगे। सेमिनल प्लाज्मा। अब कहोगे कि सर आखिर शुक्राणु जो है पुरुष का शरीर से बाहर जब निकल जाता है तो 12 सेकेंड में ही वह समाप्त हो जाता है। हाँ, और उससे भी बड़ी बात क्या आपको है ना कि सेमेन जब पुरुष के टेस्टिस के माध्यम से जब पेनिस द्वारा बाहर निकल जाए तो हवा लगने के बाद जम भी सकता है आपको। और ऐसे भी तो लगता है गड़ा चपचपा लसलसा रहता है ना, किसके कारण? फाइब्रिनोजेन के कारण। अब प्रश्न है कि फाइब्रिनोजेन तो ब्लड में होता है, तो कितना फिर सेमेन तैयार तो ब्लड ही से ना होगी। अब सूखा बांस से सेमेन खोजिएगा, है नहीं? खिलता खिलता पुरुष, हट्ठा कट्ठा पुरुष, है नहीं? पुरुष की पहचान हट्ठा कट्ठा से होती है, नाक मुंह कान कपार की सुंदरता से नहीं होती है। पुरुष हट्ठे कट्ठे होने चाहिए ताकि फाइब्रिनोजेन पर्याप्त मात्रा में हो। और फाइब्रिनोजेन के कारण सेमेन में जमने की क्रिया होती है, कोगुलेशन होता है। लेकिन स्त्री के वैजिना में यदि छोड़ दो, क्या बात है, स्त्री के वैजिना के नाम से आपको हैरानी होगी। वही वैजिना जिसमें छोड़ा जाएगा सेमेन को जनन के लिए ना, तो वैजिना भी कम होशियार नहीं है, क्योंकि वहां प्रो फाइब्रिनो लाइसिस, आइए यहां पर बात करते हैं। देखो, प्रो फाइब्रिनो लाइसिस एंजाइम द्वारा घुला दिया जाता है कि तू जम जाएगा तो तू आगे बढ़ेगा कैसे? तुमको गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ना है ना, और गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर ऊपर जाना है। तो जम जाओगे नीचे ही तो चल गया ऊपर, और ऊपर नहीं जाओगे तो अंडाणु से मिलोगे कैसे? इसलिए अंडाणु से मिलना है, जमना मना है। तो ये होता है सेमेन की कहानी। तो सेमेन 3 से 4 ml, pH मान 7.5 से 7 तक आपको याद रखना होगा। 7.3 से 7.5 तक याद रखना होगा। और ऐसे यदि आपको याद करना है तो 10 के पावर 11 से 10 के पावर 13 तक मिलियनों में ये याद रखना होगा। और साथ साथ इसमें जमाने वाला जो एंजाइम होता है वह जमाने वाला एंजाइम का नाम फाइब्रिनोजेन है नहीं। साथ साथ इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन, प्रोटीन, एंजाइम, फ्रैक्टोज, और इसमें तरलता और 2 से 300 मिलियन। और यह गाढ़े रंग का है। pH मान आप देख सकते हैं, जो बताया यहाँ पर मिल गया। जमाना यानी थक्का बनना और थक्का ना बनने देना, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप हासिल कर रहे हैं हमारे माध्यम से। अगला प्रश्न इसी तरह से, जब शुक्राणु के बारे में जान गए तो अंडाणु के बारे में जानने में क्या तकलीफ? एगो को जानेंगे, दोनों को जानेंगे, नर और मादा दोनों को जानेंगे। समझ में आ रही ना बातें? तो यहाँ पर देखिए, अंडोत्सर्ग क्या है, इसे कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है, तैयार करता है? हो गया। अब बताइए, इस तरह से आपको ये जानना होगा तो लगेगा कि आखिर कौन इसे प्रेरित करता है
अंडाणु बनने को। तो अंडाणु बनने की क्रिया मादा प्रजाति के मादा जनन तंत्र अंडाशय में होता है और यह गोलीय आकार के रूप में होता है और सफल होने के लिए अंडाणु का साइज भी चाहिए और वो भी चाहिए 25 mm का। जी हाँ, आपने सही समझा, 25 यानी 25 mm साइज का अंडाणु चाहिए। समझे इस बात को, ये अंडाणु चाहिए, समझे, अंडाणु 25 mm का चाहिए ना। हर एक निषेचन की क्रिया तभी संभव होगी जब 25 शारीरिक संबंध निषेचन नहीं हो सकता, 25 mm शर्त पूरा करना होगा अंडाणु को। और इसको तैयार करने वाला हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए यहाँ लिखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सहयोग मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बना लेना। तो अंडाणु बनने की क्रिया अंडाशय से अंडाशय से अंडाणु निकलने के अंडोत्सर्ग, अंडाणु का साइज 25 mm, सफल होने के लिए निषेचन करने के लिए बनाने वाला हार्मोन का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बोर्ड के कर रहे हैं तैयारी, घबराना नहीं है, धैर्य रहकर आगे पढ़ना। आगे आइए बात करते हैं स्तनधारियों में अपरा का महत्व। अपरा यानी प्लासेंटा, वही प्लासेंटा, लंबे डोरी के समान रचना, बच्चे और माँ के बीच का संबंध जिसके द्वारा माँ गर्भावस्था में गर्भ को पोषण देने के लिए जिस रचना का प्रयोग करती है, उस रचना को या फिर शिशु माँ के ब्लड से पोषण प्राप्त करने के लिए डोरी जैसी रचना का प्रयोग करता है, व्यवहार करता है, उपयोग करता है। तो ऐसे डोरी के समान रचना को प्लासेंटा अपरा कहते हैं। कौन भारी सी प्रश्न का आंसर हो गई। अपरा से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। माँ जो खाती है बच्चा को मिलता है, दुनिया के सारे लोग ये जानते हैं, बायोलॉजी के अलावे वाले भी जानते हैं, सिर्फ बायोलॉजी वाले ही नहीं जानेंगे, ये सबको जानना होगा। गणित वाले को जानना होगा, कला विषय लेने आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, है कि नहीं, और भी बहुत सारे संकाय से पढ़ाई करने वाले, सबको अपरा जानना है। कहाँ हैं, सबको ही पढ़िए टॉपिक के साथ, सबको शेयर कीजिए लिंक, सब लोग जुड़ेंगे टॉपिक के साथ, तब होगी बताइए कल्याण, नहीं तो रह जाएंगे ऐसी बायोलॉजी के अभाव में। कोई विषय लीजिए या ना लीजिए, बायोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो प्लासेंटा का निर्माण होती है और वो भी होती है कब, जब स्त्री गर्भवती बनती है तब। और इस पर भी हम लोग करेंगे विशेष बातें, तो सुनिए यहाँ पर। गर्भावस्था में शिशु को माता के गर्भाशय के साथ जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा भोजन पदार्थ के साथ O2 CO2 का आदान प्रदान माता गर्भस्थ शिशु के बीच करती है। अतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य भी करता है। इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन हो गया ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिकल HCG है ना, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन हार्मोन सहित कई हार्मोन का स्राव भी होता है। और शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं HCG HPL, ह्यूमन हो गया क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन हार्मोन, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का भी स्राव होता है प्लासेंटा के माध्यम से। इस कारण से बच्चों में कोई कमी नहीं रह जाता है और बच्चा संपूर्ण अवधि तक जीवित रहकर पूर्ण पोषण प्राप्त करने के बाद जनन की क्रिया से वह बाहर आता है। और बाहर आने की क्रिया को क्या कहते हैं, पार्टूरिशन भी कहते हैं, प्रसव भी कहते हैं, और प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाले पीड़ा को प्रसव पीड़ा भी कहते हैं। अब हम आप लोग से यह बात करने जा रहे हैं कि जिस टॉपिक को सब्जेक्टिव वे में आपने पढ़ा है उसी का ऑब्जेक्टिव आपको बना लेने की बात है। और ऑब्जेक्टिव आपको सामने स्क्रीन पर दिया गया है, आंसर आपको खुद तैयार करना है और बनाना है। पहला प्रश्न है अपरा का कार्य क्या है, आप अभी पढ़ा है, आपको अच्छा से याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपरा के माध्यम से माता और भ्रूण के बीच कौन सा आदान प्रदान होता है, आप खुद चुन लीजिएगा। और इसका आंसर ढूंढने के लिए पीछे सब्जेक्टिव भाग को अच्छे से अध्ययन करिए, मैं आंसर नहीं देने वाला हूं, खुद आंसर तैयार कीजिए। अपरा किस प्रकार का अंग है कि नहीं, आपको पाचन अंग है, उत्सर्जक अंग है, अंतःस्रावी अंग है, इंद्रिय अंग है, क्या है आप खुद चुनिए ना।
अपरा द्वारा कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो बिल्कुल आपको कहना नहीं है, नज़र के सामने आपको आंसर आ रहा है क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई किया है। गर्भावस्था में अपरा की क्या भूमिका होती है, भ्रूण के पाचन यानी भ्रूण का गर्भाशय से जोड़ना, भ्रूण को बाहर निकालना, भ्रूण का वजन घटाना, खुद आप समझ सकते हैं। अपरा द्वारा कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है, आप इसमें से देख सकते हैं। इसमें से कौन है, ये बिल्कुल नहीं था, ये नहीं था, आपको कौन है वो चुन लीजिए, है ना। HCG हार्मोन किससे स्रावित होता है, कहना ही नहीं है, उसी पर बातें ही चल रही है नहीं। अपरा भ्रूण को क्या प्रदान करता है, आप सुन सकते हैं, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन समर्थन, क्या बात है। आंसर बिल्कुल 10 में 10 आपको लाना है। कमेंट करना, कमेंट तब करना जब 10 में 10 लाना है नहीं। हाँ, और लिख देना कि सर हम 10 में 10 नंबर लाए हैं, हम आपका नाम देखना चाहेंगे कि कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं। अपरा किस प्रकार के ऊतक से बनता है, ये भी आपको चयन करना है। अपरा को अंतःस्रावी अंग क्यों कहा जाता है, यह आखिरी प्रश्न आज का है। और आप लोग सही से बनाना, समझ लेना तो बनाना, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना अंक लाया है नहीं। इस तरह से आपको है नहीं लेकर के चलेंगे। ढेर सारी टॉपिक आपको मिलते रहेगा मेरे चैनल पर। फिर मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और कुछ कर दिखाइए ऐसा जो दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।